गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 64th लेक्चर और आपके एम्पलीफायर का तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ। एम्पलीफायर में इस दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कैसे एम्पलीफिकेशन होता है ग्राफिकल एनालिसिस करके दिखाया था। आज मैं आपके स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के टाइप्स पे बात करूँगा और उसके पूरे एक एक करके सारे पार्ट्स को समझाऊँगा, उसके एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है टाइप्स ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा। अब इसके टाइप्स पे, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक का नाम है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, दूसरा है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और तीसरा है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। करेक्ट, यानी 3 तरह के हमारे पास स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं। अब बोलेंगे सर आरसी कपल्ड नाम क्यों पड़ा ये बताइए, ट्रांसफार्मर कपल्ड नाम क्यों पड़ा, डायरेक्ट कपल्ड नाम क्यों पड़ा। ये सब सारी चीज़ों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जो हेडिंग डाला है तीनों को एक एक करके स्टडी कराने के लिए, सबसे पहले आरसी कपल्ड आपको सीखना है। तो आरसी कपल्ड के लिए मैंने क्या लिखा है, देखिए तो सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इस हेडिंग से बहुत सारी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन के रूप में आएंगी। पहला कि सर सिंगल स्टेज का मतलब क्या होता है। ठीक, क्या सिंगल स्टेज के अलावे कोई दूसरा शब्द आ सकता है? तो यहाँ पर वर्ड आएगा मल्टी स्टेज। करेक्ट, सिंगल स्टेज की जगह क्या हो सकता है, मल्टी स्टेज। वो समझाऊंगा सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज क्या होता है। फिर है दूसरा शब्द है आरसी कपल्ड, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। और एम्पलीफायर तो पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि फर्स्ट लेक्चर आपका एम्पलीफायर ही था। तो एक एक करके समझाते हैं। एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि जो सर्किट मैं बना रहा हूँ इसमें मैं अगर एसी सिग्नल कोई भी प्रोवाइड करूँगा और उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा तो ये एम्पलीफायर सर्किट उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, इसीलिए इसका नाम एम्पलीफायर पड़ा। तो एम्पलीफायर शब्द क्लियर हो गया होगा। दूसरा नाम आरसी कपल्ड क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर, यानी आउटपुट में ध्यान रखेंगे किसी भी एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट में मैं एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर क्या ले रहा हूँ, आउटपुट में रेसिस्टेंस और कैपेसिटर। इनपुट की बात नहीं करना है, इनपुट में बात नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ, आउटपुट में क्या लेना है, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर। आर सी, आर मतलब हो गया रेसिस्टेंस और सी मतलब हो गया कैपेसिटर। यानी जब किसी भी एम्पलीफायर सर्किट, जो ट्रांजिस्टर सर्किट है जो एम्पलीफायर की तरह काम करा रहे हैं, आप एम्पलीफायर बनाए हैं, एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट साइड में आर और सी का कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग उसे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, कपल्ड, ये देखिए यहाँ पर तो कपल्ड पता नहीं चलेगा क्योंकि कपल का मतलब होता है 2 लोग, तो यहाँ पर अकेला एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसके लिए ये शब्द को भी जानना है, सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज का मतलब ये हुआ कि अगर एक एम्पलीफायर जितना हमको सिग्नल को बड़ा करना है या बढ़ाना है, अगर वो उतना सफिशिएंट नहीं हुआ तो हम लोग एक और ऐसा ही एम्पलीफायर एक और लगाते हैं ताकि इसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे वाले एम्पलीफायर के लिए इनपुट होगा और फिर हमको उससे भी बड़ा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, तो उसे 2 स्टेज बोलेंगे। फिर ऐसा 3 ठो लगाएंगे, 1 फिर 2 फिर एक 3, तो हमारे पास हो जाएगा 3 स्टेज। तो 2 स्टेज या 2 से ऊपर वाले स्टेज को हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, और हर समय एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को जोड़ने के दौरान एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्रयोग करेंगे, एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर का प्रयोग होगा। एक एम्पलीफायर सर्किट और दूसरे एम्पलीफायर सर्किट को बीच में जोड़ा जाएगा एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर से, और यही रेसिस्टेंस और कैपेसिटर से जोड़ने के कारण आर और सी यूज होता है और इसका नाम होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। करेक्ट, तो हेडिंग से बहुत सारी बात क्लियर हो रही है, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो और सब बात क्लियर होगा। ओके, चलते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्टेज। तो क्या मल्टी स्टेज भी पढ़ेंगे? यस, मल्टी स्टेज भी पढ़ेंगे, थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। तीनों खत्म होगा फिर हमको मल्टी स्टेज समझाना है। इसका मतलब मल्टी, अगर आप सिंगल स्टेज समझ जाते हैं तो मल्टी स्टेज समझाने में मेरे को कोई भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि मल्टी स्टेज में क्या होता है कि यही वाला फोटो फिर एक और बना रहता है। तो सोचिए कि अगर एक फ़ोटो का पूरा ऑपरेशन समझ गए, वही दूसरा फोटो यहाँ किया हुआ है, तो वो सिग्नल का आउटपुट इसका इनपुट हो जाएगा, यानी ये जो आउटपुट देगा वो उसके लिए इनपुट हो जाएगा, ये वाला दूसरे वाले के लिए इनपुट। तो जो जैसे काम ये किया वैसे ही काम ये भी करेगा, इसलिए मल्टी स्टेज को समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी वे में होता है। इसलिए सिंगल स्टेज को पहले समझ जाइए, मल्टी स्टेज अपने आप समझ में आएगा।
तो मैंने क्या लिखा है, द सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर इज गिवन बिलो। ट्रांजिस्टर के द्वारा जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आपके पास दिया है वो सर्किट यहाँ पर है। अब इस सर्किट में एक एक एलिमेंट को ध्यान से देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझा दूंगा। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को हटा दीजिए, मिटा दीजिए, ठीक है, मिटा के देखिए। तो आप बोलिएगा सर ऐसा फोटो तो हम कभी ना कभी देखे थे, इन चारों वाला। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अपना कॉपी को पीछे पलटिए और आपके पास एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसका नाम है बाइसिंग, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, और उसमें जाइए सेल्फ बायस। कौन सा बायस? सेल्फ बायस, जिसका दूसरा नाम वोल्टेज डिवाइडर बायस भी है। तो सेल्फ बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस में जाइए तो आपको ये 4 रेसिस्टेंस और ऊपर से VCC सप्लाई वाला वैल्यू का फोटो मिल जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर बायस होता है, ठीक, ओके। उसके साथ साथ अब हम इसको एम्पलीफायर बना रहे हैं, क्योंकि जिस समय मैं बाइसिंग सर्किट पढ़ाया था वो सिर्फ बाइसिंग सर्किट था, वो एम्पलीफायर नहीं था। मैंने बोला भी था कि ये बाइसिंग सर्किट क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्यू पॉइंट स्टेबल होने के बाद अब इसमें मैं कैपेसिटर लगाऊंगा और एम्पलीफायर बनाऊंगा। अब मैं इनपुट साइड में एक कैपेसिटर लगाया। सबसे पहला एलिमेंट आपका कौन है? C1। कौन है जी? C1। और उससे भी पहला एलिमेंट हमारे पास इनपुट वोल्टेज VI बोलते हैं, यही इनपुट वोल्टेज है। तो सर कभी किसी किताब में ऐसे दिखाता है, कभी कभी गोल घेरा करके यहाँ पर ऐसे इनपुट सिग्नल ऐसे भी करके देता है, इसे VI बोलते हैं। ये AC सिग्नल दिया जा रहा है, तो ऐसा कहीं देखिएगा, या मैंने वैसा ना दिख करके फोटोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फोटो के रूप में दिखा दिया। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये C1 आपके C1 नाम का कैपेसिटर है, ठीक है। और ये C1 नाम का कैपेसिटर हम इसमें C1 नाम के कैपेसिटर को इनपुट में लगाए, ठीक। दूसरा C2 नाम का कैपेसिटर कहाँ लगाए? आउटपुट में। एक कैपेसिटर कहाँ लगाए? इमीटर रेसिस्टेंस के पैरेलल में, ठीक। और ये ट्रांजिस्टर है R1, R2, RC, RE। अब आप बोलेंगे सर सबका नाम तो बताए, क्या एग्जैक्ट नाम क्या होता है, ठीक। तो हम आपको बता दें, C1 और C2 को कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है। कपलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कपल करना है। यदि मेरे को एक और एम्पलीफायर यानी 2 स्टेज वाला बनाना हो, एक स्टेज ये हुआ एक, और एक स्टेज बनाना हो, तो यही कैपेसिटर इस वाले स्टेज के लिए कपल करेगा। कपल मतलब जोड़ेगा, मतलब इसका हाथ दूसरे वाले के इनपुट के हाथ से जुटेगा, इसलिए, ठीक है। C1 और C2 कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। याद रखिएगा, C1 C2 को क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर। मैंने लिखा है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग वर्ड्स कपल से आया है, फिर से बोल रहा हूँ, कपल मतलब जोड़ा, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों को जब जोड़ने लगेंगे, उसमें जोड़ने के दौरान ही C2 दूसरे वाले को जोड़ेगा, तो कपलिंग कैपेसिटर होता है। CE इसे बोलते हैं इमीटर बाईपास कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? इमीटर बाईपास कैपेसिटर। ये इमीटर कैपेसिटर क्योंकि इमीटर के समानांतर क्रम में लगा है और इसका नाम बाईपास कैपेसिटर पड़ने का कारण है, ठीक है। कुछ देर बाद मैं बताऊंगा कि जब मैं DC सप्लाई दूंगा तो DC सप्लाई के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो जितना भी DC होगा वो इस रास्ते से शॉर्ट सर्किट बन के निकलेगा, ठीक है। हमको DC नहीं चाहिए, AC चाहिए, तो DC को तो ग्राउंड कर दिया गया, AC जाने देगा, ठीक है। तो इसलिए ये कैपेसिटर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बाईपास कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको खाली पहचान करा रहा हूँ पूरे सर्किट से, और उसके बाद एक बार पहचान जाइएगा तो आगे का सर्किट समझना आसान हो जाएगा। अब VI को बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, V आउट को कहते हैं एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज, बढ़ा हुआ आउटपुट वोल्टेज V आउट होता है, प्लस VCC DC सप्लाई होता है, CE इमीटर बाईपास कैपेसिटर मैंने बताया, RE इमीटर रेसिस्टेंस, RC कलेक्टर रेसिस्टेंस, R1 R2 को बाइसिंग रेसिस्टेंस, ये दोनों बाइसिंग रेसिस्टेंस है। अब इसकी पूरी कहानी मैं शुरू करता हूँ। पूरी कहानी तो अभी नहीं होगी, जैसे जैसे चैप्टर जाएगा वैसे वैसे कहानी बढ़ेगा। सबसे पहले मैं नॉर्मली एक कहानी बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट AC सिग्नल दिया, करेक्ट। ये सिग्नल इस कैपेसिटर से होके गुजरा। कैपेसिटर से होके गुजरने का कारण है, कैपेसिटर क्या करता है? AC सिग्नल को पास करता है और DC को स्टॉप कर देता है। मान लिया गलती से आपके सिग्नल में, गलती से जो सिग्नल दे रहे हैं उसमें AC देना चाह रहे हैं, DC दे भी रहे हैं, लेकिन गलती से उसमें DC सप्लाई आ गया या कहीं से मिल गया या कहीं होगा पहले से मिला हुआ। क्या बोले? फिर से सुनिएगा। यदि मैं इनपुट AC सिग्नल दे रहा हूँ और अगर उसमें DC सिग्नल है, ठीक है, DC सिग्नल पहले से मौजूद है, तो भाई वो DC सिग्नल तो हमको नहीं चाहिए, हम तो AC दे रहे हैं, तो हमने कैपेसिटर को लगा दिया पहले एक प्रकार का फिल्टर के रूप में।
तो कैपेसिटर से जब ये गुजरेगा तो एसी को तो पास करेगा, बट डीसी को बोलेगा भाई तुम रुक जाओ, यहीं पर नहीं जाने देंगे, यानी डीसी को रोक देगा। और यहाँ से जब एसी सिग्नल पास होगा और अंदर में जाएगा। आपको मालूम है यही सिग्नल, अभी थोड़ी देर पहले ये सिग्नल का फोटो बना रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डीसी लोड लाइन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डीसी लोड लाइन, जिसमें हम आपको बताए थे क्यू पॉइंट डीसी लोड लाइन के बीच में होता है, करेक्ट। और उस क्यू पॉइंट को फिक्स करना है, हिलने डुलने नहीं देना है, यानी इधर उधर नहीं शिफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बाइसिंग यूज करेंगे, दैट्स नेम इज, यहाँ जो बाइसिंग यूज किया गया है R1 R2, उसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। क्या नाम है? वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। यहाँ पर हम लोग जानबूझ के, अब क्वेश्चन उठता है क्या मैं दूसरा बाइसिंग ले सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, आप कोई भी बाइसिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्यों नहीं दूसरा बाइसिंग से बनाए? तो यहाँ पर चारों पांचों बाइसिंग में से वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सबसे अच्छा बाइसिंग होता है, जो कि आपको पढ़ाया गया है बाइसिंग चैप्टर में, वहाँ जाके देखिएगा। तो मैंने आपको समझाया है कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग ऑल पांचों बाइसिंग में से अच्छा माना जाता है स्टेबिलिटी के कारण, ठीक है। इसलिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग मैक्सिमम फोटोज़ में देखते हैं। लेकिन यदि आपका मन है कि मैं इमीटर फीडबैक बायस या कलेक्टर फीडबैक बायस या फिक्स्ड बायस से बनाऊं, तो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी बाइसिंग आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे चलने वाला बाइसिंग है, यानी कि आपको सिर्फ स्टेबल करना है। बाइसिंग सिर्फ क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है। कलेक्टर तो रेसिस्टेंस तो पहले से होता है, इमीटर रेसिस्टेंस भी पहले से होता है, यानी पूरे फैमिली मेम्बर से आपने मिला, ठीक। तो आपको पूरे फैमिली मेम्बर से मैंने मिलाया है कि इस पूरे एम्पलीफायर यानी सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के पूरे फैमिली मेम्बर से आपने मिला, ठीक। अब आता है दूसरा हेडिंग, देखिए क्या लिखा है मैंने, सर्किट कंपोनेंट फंक्शन, ठीक। यानी कि हर एक कंपोनेंट का अपना कुछ ना कुछ काम है। जैसे मैंने बताया ना, R1 R2 का काम क्या है? क्यू पॉइंट को फिक्स करना। C1 का काम क्या है? इनपुट में यदि किसी कारण से डीसी होगा उसको स्टॉप करना। तो मैं एक एक करके, सबको तो नहीं बता रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पर लिखूंगा भी। और दूसरा हेडिंग क्या है? दियर सिलेक्शन क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हेडिंग को समझ लीजिए। सर्किट कंपोनेंट फंक्शन मतलब इसके कंपोनेंट यानी सर्किट के अंदर लगे पर्टिकुलर कंपोनेंट क्यों लगाया गया? क्वेश्चन उठेगा ना, फालतू का तो नहीं लगाए, सुंदर दिखने के लिए तो नहीं लगाए, कुछ ना कुछ काम होगा। तो उसका फंक्शन हम लोग जानेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। दूसरा ठीक है, दियर सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको समझिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब चुनने की विधि। यदि मैं किसी आदमी को किसी काम के लिए चुन रहा हूँ, ठीक है, तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया रखते हैं। आपको जैसे मान लिया, ठीक है, मेरे को ऑफिस में एक स्टाफ को चुनना है, 5 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं चुनने किस आदमी को चुनूंगा ये मैं सोचूंगा, और मेरे को जो रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा करेगा जो भी आदमी, उसको मैं रखूंगा। ठीक है, सही बात है। यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरे को ऑफिस वर्क कराना है तो मैं सबसे पहले लिख के दिखाऊंगा, लिख के देखने के लिए बोलूँगा, वो लिखेगा। ठीक है, दूसरा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा ये चेक करूँगा। यानी कि एक प्रकार से सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब जो कंपोनेंट्स इसमें लगाए गए हैं, ठीक है, वो हम कितने वैल्यू का लें ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये C1, ठीक है, CE, C2, R1, R2, ये सब वैल्यू बाहर से लगाया जाता है एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो आप एम्पलीफायर बनाने आपको अगर बोल दे तो आप एम्पलीफायर बनाने के लिए बाजार से सब चीज़ खरीद के लाइएगा। बाजार में क्या क्या मिलेगा? ट्रांजिस्टर मिलेगा जिसके 3 टर्मिनल होंगे, जुड़ा उड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ हाथ में ट्रांजिस्टर रहेगा। फिर बाजार से आप R1 R2, तो दुकान वाले को बोलेंगे R1 दो, तो देगा क्या? नहीं ना। R1 का मतलब कुछ वैल्यू बताना पड़ेगा। तो अब आप बताइए, अपने मन से कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बोले हम 10 ओम लेंगे, ऐसा कोई जरूरी है कि 10 ही ओम होगा, हो सकता है 1000 ओम हो। तो ये सिलेक्शन इसका कैसे करेंगे और कितना मान लेंगे, और हम जब एम्पलीफायर बनाएंगे तो कितना मान लेना चाहिए, ये इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं पढ़ाऊंगा। किसके लिए कितना? कैपेसिटर लगा है, कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना? बोले 1 फैराड का लगा दो, बहुत बड़ा हो गया। ये 2 माइक्रोफैराड का लगा दो। तो ये कैपेसिटर कितना लगाएं कि हम लोग का जो सिग्नल है वो छने, यानी कि यहाँ से डीसी छन जाए और एसी पास हो और वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों C1 और C2 एक ही काम करता है। इनपुट में एसी डाल दिया, ठीक सर, और लेकिन अंदर में डीसी भी तो है, ये डीसी आ रहा है कि नहीं? एसी तो आया, तो सर इसको नहीं डालते तो
भाई इनपुट में मौजूद डीसी भी चल जाता, डिस्टॉर्शन उत्पन्न करता, इसलिए पहले छान के भेजे, यानी कि फिल्टर कैपेसिटर से छान के भेजे तो प्योर एसी आया। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर डीसी से मिल गया ना, क्योंकि इस वाले सेक्शन में डीसी भी है और जैसे एसी भी आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप मिक्स हुआ तो कोई बात नहीं, सर्किट का काम क्या था, एम्पलीफाई करना, कर दिया तो, लेकिन मिक्स हुआ है एसी और डीसी। यहाँ देखिए डीसी है और इधर से आ रहा है एसी, अंदर में मिक्स हो चुका है। लेकिन हम लोग इनपुट में क्या दिए थे, प्योर एसी दिए थे। क्या दिए थे, प्योर एसी। तो हमें आउटपुट में भी क्या चाहिए, प्योर एसी चाहिए। इसलिए आउटपुट साइड में एक कैपेसिटर लगाते हैं, इसका नाम है C2। यह जो है कि यह क्या करेगा, यहाँ से जो मिक्स वाला एसी और डीसी आ रहा होगा उसमें से डीसी को अपने पास रख लेगा, डीसी को स्टॉप कर देगा और एसी को पास कर देगा। बस यही एसी आउटपुट यहाँ पर मिलने लगता है। तो ये जो आपके पास फोटो आया है, ठीक है, इसी को हम लोग सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक, पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं एक एक कंपोनेंट का वर्क फंक्शन और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बताता हूँ, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं या हम उसका मान कितना लेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लें हम लोग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि सर इसमें जो लगे हुए कंपोनेंट्स हैं उसका काम क्या है, तो मैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के काम को बताता हूँ। ठीक है, R1 R2 इसे हम लोग बाइसिंग रेसिस्टेंस बोलते हैं, जो Q पॉइंट को स्टेबल करता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, इजी वे में आप समझ गए होंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके थे बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टॉपिक में। R1 R2 जो है Q पॉइंट, जहाँ से हम लोग सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं जिस बिंदु से, उसको स्टेबल करता है। ठीक है, इसलिए पहला R1 R2 में बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। दूसरा C1 इनपुट कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। क्या करता है ये, क्या करता है, जब कोई सिग्नल इनपुट से आ रहा होगा, यदि गलती से उस सिग्नल में डीसी आ गया हो, ठीक, तो उसको वो हटा देता है। ठीक है, उसको डीसी को रोक देता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम है डीसी को स्टॉप करना, एसी को पास करना। ठीक है, इसका कारण मैं थोड़ा बता सकता हूँ कि ऐसा कैसे स्टॉप करता है। तो आप देख लीजिए, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है एक्ससी बोलते हैं इसको। ठीक, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc, करेक्ट, 1/2πfc। ओके, तो आपके पास देख लीजिएगा कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/2πfc। यदि मैं डीसी का केस लूँ तो डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान जो होता है वो 0 होता है। तो डीसी के केस में अगर रिएक्टेंस निकालूँ तो 1/0 का मान इन्फिनिटी होगा, यानी डीसी के केस में रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है। रिएक्टेंस एक प्रकार का रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ को बढ़ने नहीं देगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। यानी किसके केस में रुकावट आ रहा है, डीसी, यानी डीसी को जाने नहीं देगा। वहीं पर एसी का मान लेंगे तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा रहेगा, ऊपर का मान से नीचे का मान अगर ज़्यादा हुआ, 1 से भागा दीजिएगा, छोटा होते जाएगा, रिएक्टेंस कम होते जाएगा, एसी को पास होने देगा। तो ये चीज़ें मैं आपको फिल्टर नाम के चैप्टर में भी मैं समझाया था कि कैसे किसी कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकाला जाता है एसी डीसी में, कब बढ़ता है कब घटता है। खैर आइए, आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर क्या है, इसका काम है जब सिग्नल एम्पलीफाइड कर देता है, ठीक है, तो आउटपुट जाते समय एसी डीसी दोनों रहता है। कैसे पता चला सर, तो देखिए वीसीसी डीसी है और इधर से जो आ रहा है एसी है, अंदर में तो एसी डीसी दोनों होगा। दोनों होने के कारण कैपेसिटर C2 जो है एसी को स्टॉप कर देता है, सॉरी डीसी को स्टॉप कर देता है। किसको स्टॉप करता है, डीसी को। कौन, C2। और पास किसको करता है, एसी को, क्योंकि हम एसी दिए थे और हमको एसी चाहिए, और यही बात हमको यहाँ पर मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है उसका नाम है CE, मेन है CE। इसको थोड़ा धीरे धीरे और आराम से समझिए, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा रहता है। थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। इमीटर बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इमीटर बाईपास कैपेसिटर। थोड़ा सा इसको समझिए, थोड़ा हम प्रीवियस लेक्चर में जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर का मतलब कुछ पहले वाले लेक्चर आपको मैंने पढ़ाया था ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो बोलेगा यस, ट्रांजिस्टर बाइसिंग तो पढ़ा है हमने। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग में ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर नहीं रहता है, करेक्ट। उस समय क्या कौन कौन रहता है,
R1, R2, RC और RE, यही 4 रहता है। इसका मतलब अगर ये चारों रहेगा तो ये चारों जो है क्यू पॉइंट को स्टेबल करेगा, ठीक। यानी क्यू पॉइंट को स्टेबल होने के लिए RE का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तीनों तो रहेगा ही, लेकिन RE का होना मस्ट है, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। यानी अब बताइए क्यू पॉइंट कब स्टेबल किया जाए, किस कंडीशन में, DC या AC, किस में स्टेबल किया जाता है? तो DC। क्योंकि जब आप बाइसिंग पढ़ रहे थे उस समय ये कैपेसिटर भी नहीं लेते थे, इनपुट सिग्नल भी नहीं लेते थे, ये एक ट्रांजिस्टर लेते थे और यहाँ से DC सप्लाई आप प्रोवाइड करते थे, ठीक। जब ये DC सप्लाई देंगे तो DC के केस में RE जो है क्यू पॉइंट को स्टेबल करता है, क्यू पॉइंट को स्टेबल करता है। अब ध्यान दीजिए, ये बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा। द रेसिस्टेंस RE शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर वेरी गुड क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी। यानी इसका रेसिस्टेंस का मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन देखिए क्या लिखा है, ठीक है, अंडर DC कंडीशन, बट RE शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल एज फॉर द AC वोल्टेज गेन टू बी हाई। ठीक है, हाई गेन निकालने के लिए इस RE का मान एकदम छोटा होना चाहिए, ठीक। पहला बात क्या बोले, इसका मान ज़्यादा होगा DC के केस में तो क्यू पॉइंट जो था वो एकदम फिक्स रहेगा। ये पहला पॉइंट हुआ, ये एकदम बात याद रखिएगा। क्या बोले, RE का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा रखिएगा तो क्यू पॉइंट फिक्स होगा। क्यू पॉइंट को हमको फिक्स करना है, चलिए सर इसको ज़्यादा कर दीजिए। लेकिन जैसे ही इसको ज़्यादा करते हैं हम लोग का गेन घट जाता है, ठीक। तो अचानक इसको कम करते हैं तो गेन बढ़ जाता है, ठीक। तो AC के केस में इसका रेसिस्टेंस यानी जब AC केस आता है इसका मान कम रखा जाता है तो गेन बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं रहता है, ठीक। क्या क्या बोले, अच्छे से दो बात को यहाँ पर मिक्स हो रहा है, इसे कंट्राडिक्टिंग पार्ट कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा है कंट्राडिक्टिंग। कंट्राडिक्टिंग का मतलब होता है असमंजस की स्थिति। असमंजस क्या सर एक में आप बोलते हैं कि ज़्यादा रहेगा तो क्यू पॉइंट स्टेबल होगा, सही बात है, कम रहेगा तो एम्प्लीफिकेशन यानी कि गेन बढ़ जाएगा। तो आप बताइए क्यू पॉइंट को स्टेबल करना है कि गेन बढ़ाना है? तो एक लड़का बोलता है हमको दोनों ना करना है, क्यू पॉइंट को भी स्टेबल करना है और गेन भी बढ़ाना है, लेकिन कोई एक ही काम हो रहा है। इसीलिए ये कंट्राडिक्टिंग, दीज आर द कंट्राडिक्टिंग रिक्वायरमेंट। ये जो ज़रूरत है आपको कि यहाँ क्यू पॉइंट को स्टेबल भी करना है और इसको बढ़ाना भी, दोनों संभव कहाँ हो रहा है? तो इसको संभव करने के लिए, इसको स्टेबल करना और गेन को भी बढ़ाना, इसको संभव करने के लिए हम लोगों ने बाईपास कैपेसिटर CE लगाया, करेक्ट। बाईपास कैपेसिटर CE क्यों लगा वो अब देख, क्यों लगाने से क्या फ़ायदा हुआ। जब हम देखिए बाईपास कैपेसिटर CE लगाते हैं, ये लाइन को यहाँ से घेर दीजिए नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक फ़ोटो इधर है और एक फ़ोटो इधर है। ये फ़ोटो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। जब ये DC पे काम करेगा उस समय कैपेसिटर यहाँ लगा देने से कैपेसिटर कैसा सर्किट काम करता है? ओपन सर्किट। पढ़ा है ना, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करता है क्योंकि उसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। और अगर ये ओपन सर्किट होगा तो करंट इधर से नहीं आएगा और ये रेसिस्टेंस कितना बड़ा ले लीजिए, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, जितना बड़ा लेना है, जितना बड़ा तुम्हारा मन उतना बड़ा लेके क्यू पॉइंट को स्टेबल करा लीजिए, ठीक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमीटर का रेसिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा ले लिए, बहुत ज़्यादा लेने से मेरा जो क्यू पॉइंट है वो फिक्स हो गया। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया सर, ठीक है। हमको दो चीज़ काम करना है, क्यू पॉइंट को फिक्स करना है और गेन को बढ़ाना है। तो क्यू पॉइंट तो फिक्स हो गया क्योंकि इधर तार टूट गया। तार क्यों टूटा? तो DC दिए, DC में यहाँ जो कैपेसिटर था ओपन सर्किट हो गया। दूसरा सुनिएगा सर, दूसरा AC में यहाँ कम होना चाहिए, AC के केस में कम होना चाहिए। तो जैसे ही इसमें AC आएगा, AC के केस में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्योंकि वो AC को पास होने दिया तो करंट पास होगा किस में? स्विच क्लोज होता है उसमें ओपन होता है, तो स्विच क्लोज होता है। तो AC के केस में यहाँ पर क्लोज स्विच हो गया। अब बताइए किसी भी रेसिस्टेंस के सामने अगर ऐसा तार आ जाए तो इस तरह के तार को आप शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, है ना।
और उस केस में अगर इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया, करेक्ट, यानी AC के केस में 0 हो गया, DC के केस में ज़्यादा हो गया, DC के केस में ज़्यादा होने से क्यू पॉइंट स्टेबल हो गया, इसको टेंशन खत्म, हाँ क्यू पॉइंट स्टेबल हो गया, और AC के केस में ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट होकर 0 हो गया, यानी कि दोनों के दोनों बात मेरा CE सॉल्व कर दिया, यानी CE के लगा देने से मेरा दोनों पॉइंट सॉल्व हो गया, दोनों का जो कंट्राडिक्शन पॉइंट था वो सॉल्व हो गया, करेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये CE, ठीक है। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, पढ़िए तो क्या लिख रहा है, दिस कैपेसिटर ऑफर्स ए लो रिएक्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है ये वाला, जो उस कैपेसिटर के पास लो रिएक्टेंस, ठीक है, टू द एम्पलीफाइड AC सिग्नल, देयरफॉर द इमीटर रजिस्टर RE गेट्स बाईपास थ्रू CE फॉर ओनली द AC सिग्नल, दिस विल इंक्रीज द गेन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर के गेन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एम्पलीफायर के गेन को बढ़ाने के लिए हम लोग बाईपास कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है। दूसरा क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए, दूसरा पॉइंट पढ़िए, क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए भी हम लोग बाईपास कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है। बाईपास कैपेसिटर लगाने का 2 पॉइंट, एक तो गेन को बढ़ाना था, दूसरा, ठीक है सर, क्यू पॉइंट को स्टेबल करना था, दोनों यहाँ हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, तो मैं अभी पढ़ाया सिर्फ सर्किट कंपोनेंट फंक्शन, यहाँ तक पढ़ाया। अब क्या है, द सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे चुनिएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब C1 का मान कितना होना चाहिए, C2 का मान कितना होना चाहिए और CE का मान कितना होना चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। अब जो हम लोग अभी एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं RC कपल्ड, उसमें मुख्यतः 3 लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग यहाँ पर बाज़ार से खरीद के लगाते हैं। एक का नाम है C1, एक का नाम है C2 और एक का नाम है CE। तो इनका वैल्यू हम कितना लेंगे, ठीक है, इनका वैल्यू निकालने का कोई तरीका है क्या, तो उसी को हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैं 3 लूँगा, सिलेक्शन ऑफ CE, सिलेक्शन ऑफ C1 और एक सिलेक्शन ऑफ C2 भी इसी में आएगा थोड़ी देर बाद। तो मेरे पास जो ये फ़ोटो आपके पास है, इसमें CE का मान कितना लिया जाए। अभी CE का पूरा फंक्शन पढ़े आप लोग। CE का मान इस RE रेसिस्टेंस का इसके अंदर रिएक्टेंस होता है, पढ़े होंगे आप, XC, किसी भी कैपेसिटर के अंदर रिएक्टेंस होता है और रिएक्टेंस होने के कारण RE से 1/10वां भाग होता है, 1/10 होता है, ठीक, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम क्या बोले, यानी कि किसी भी कैपेसिटर CE, XCE मतलब हो गया, X मान रिएक्टेंस, C मान XC कैपेसिटर का रिएक्टेंस और E इमीटर, यानी XCE जो लिखा है इसी का रिएक्टेंस का नाम XCE होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2πfc होता है ना, इसका जो मान होना चाहिए लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू लिखा है CE, और बाईपास कैपेसिटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या 1/10 यानी 1/10 ऑफ क्या RE। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार। ये सर आपको कैसे पता चला, तो ये बाय प्रैक्टिकल वैल्यू पता चला है, प्रैक्टिकली आपको इसको निकालना है, ठीक है। इससे छोटा लेना है तो ही अच्छा एम्प्लीफिकेशन होता है, क्या इससे बड़ा ले लेंगे तो होगा एम्प्लीफिकेशन, बट दैट इज नॉट फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। फेथफुल का मतलब जितना एम्प्लीफिकेशन हो सकना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग कैपेसिटर रखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये एक रिलेशन निकला, RE यानी यहाँ इमीटर रेसिस्टेंस जो भी रहेगा उसका 10वां भाग का रिएक्टेंस यहाँ होना चाहिए। रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ 1/2πfc। अब बोलिएगा सर F नहीं पता है, तो F जो फ्रीक्वेंसी यहाँ सिग्नल इनपुट का दिएगा उसका फ्रीक्वेंसी लेना होगा और कैपेसिटेंस का वैल्यू पता होगा, दोनों को गुना करके 1/2π में रखिएगा तो जो मान आएगा वो RE के रेसिस्टेंस का 10वां भाग होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ
या उससे छोटा हुआ तो हम लोग अच्छा एम्पलीफायर बना सकेंगे, अदरवाइज एम्पलीफिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा, गेन थोड़ा घट जाएगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अच्छा, तो हम लोग को इसमें से XCE का मान पता है, ठीक है, XCE, ठीक है, तो XCE कैसे निकालेंगे? XCE का फॉर्मूला होता है 1/2πf, ठीक है, FCE हुआ, ठीक है, तो 1/2πfCE XCE का फॉर्मूला होता है, लेस देन इक्वल टू 1/10 ऑफ RE। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको पलट दीजिए, पलटने आता होगा या तिरछा तिरछी गुना करिएगा, ठीक है, पलट भी सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी गुना कर सकते हैं। तो इसको जब पलटिएगा तो इसका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो बदल जाता है। आपको ये बात याद रखना होगा। पलटिए, इसको भी पलटिएगा, इसको भी पलटिएगा। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 0.1 RE लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2πfCE, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 1/, ठीक है, 0.1 इंटू RE, ठीक, करेक्ट। अब आप बोलिएगा सर इसका कैसे मान निकालें? इसका मान हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग को CE का मान निकालना है। CE का मान निकालेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो ये दोनों मान इधर चला जाएगा, 1/0.1 इंटू RE, ठीक है, RE हुआ, और यहाँ से आ गया कितना, 2πf। तो लास्ट में देखिए CE ग्रेटर एंड इक्वल टू, 2 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0.2 RE इंटू पाई इंटू एफ। ये आपके पास हो गया, कितना आसानी से निकल गया ये मान। तो ये आपके पास आज के बाद कभी भी कोई पूछेगा कि सेलेक्ट कॉमन इमीटर में जो रेसिस्टेंस होता है, ये वाला मतलब इमीटर रेसिस्टेंस, उसमें जो इमीटर बाईपास कैपेसिटर का मान कितना लीजिएगा, तो उसका मान फ्रीक्वेंसी और RE रेसिस्टेंस को गुना करके 1 से भागा दीजिएगा 0.2 से, उसका जो मान आएगा उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया हम ले रहे हैं सिलेक्शन ऑफ C1। C1 का काम क्या है, स्टॉप DC कंटेंट। तो DC कंटेंट को स्टॉप करने के लिए उन लोगों ने यहाँ रख के देखा मान, कैपेसिटर का मान, तो जो इनपुट रेसिस्टेंस था उसमें इसका रिएक्टेंस 1/10 होना चाहिए, जैसे इसमें हुआ। यानी यहाँ लिख सकते हैं XC1 लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, 1/10 ऑफ RI मतलब इनपुट रेसिस्टेंस। यहाँ पर तो RE का 1/10 होता था, ये इनपुट है, तो इनपुट साइड के रेसिस्टेंस का 1/10वां भाग लेने से, इसका रिएक्टेंस लेने से सारा का सारा DC को रोक देता था और AC को पास होने देता था। ठीक, तो ये इसका मान हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो होगा 1/2πf XC1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसको सीधा लिख देंगे 0.1 इंटू RI। ठीक, अब देखिए पलट दीजिए, पलटिएगा तो होगा 2πf XC1 ग्रेटर न इक्वल टू, ठीक है, 1/0.1 इंटू RI। ठीक, अब आइए यहाँ से XC1 का मान निकालना है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो इधर डिवाइड होगा 1/0.1 इंटू RI, ठीक है, इंटू 2πf होगा जी। अब आइए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, XC1 का मान कितना आ जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो होगा 1/0.2 इंटू RI इंटू एफ। ठीक है, आपके पास ये आ गया। तो इसको इसके साथ RI इंटू पाई इंटू एफ लिखना भूल गया, पाई इंटू एफ। ये हो गया मेरे पास किसका, C1 का। XC1 निकला जी, 2πfx नहीं होता है, गलती हो गया, यहाँ देखिए 2πfC1 होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ मेरे से, यहाँ तो XC1 है ही, XC1 का मान इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम C1 का मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, C1। ठीक है, XC1 का मान होता है 1/2πf
2 पाई C1, ठीक है। तो यहाँ पर C1 इज इक्वल टू 1 बाई इतना मान निकाल चुके हैं। तो ये आपके पास किसका मान निकला, C1 का। तो आप बोलेंगे C2 कब निकालो, तो आप बोले देखिए C2 का ही निकालेंगे, इसीलिए मैंने नहीं लिखा अलग से, इसको मान लो बना दीजिए C2। टू स्टॉप DC कंटेंट प्रजेंट इन, ठीक है, प्रजेंट इन लिखो यहाँ पर एम्प्लीफाइड आउटपुट, एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल, ठीक है, एम्प्लीफाइड आउटपुट, वी टेक रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर C2 that is XC2 should be less than or equal to 1/10 of RO, वो माने आउटपुट रेसिस्टेंस, यानी कि इसका जो रिएक्टेंस लेंगे 1/10वां भाग उससे कम लेंगे आउटपुट रेसिस्टेंस के, ठीक। तो यहाँ भी वही होगा, सेम टू सेम XC2 होगा और यहाँ RO लिखिएगा, यहाँ RO लिखिएगा, यहाँ C2 लिखिएगा, यहाँ भी C2 लिखिएगा, यहाँ RO लिखिएगा, यहाँ C2 लिखिएगा, ठीक है, यहाँ RO लिखिएगा, ठीक है। बदल दिए सर, फिर से चेंज कीजिएगा, पहले लिख चुके होंगे आप। यहाँ पर क्या होगा, C2 लिखिएगा, हो गया RO हो गया, यहाँ C2 लिखिएगा और यहाँ होगा RO। तो देख लीजिए बदल गया, तो अब कुछ तो किए नहीं, ये C2 का मान आ गया, ठीक। तो आपके पास मैंने 3 बातें ली, ठीक है, एक हो गया CE, एक हो गया C1 और एक हो गया C2। और लास्ट में 2 लोगों को चुनते हैं, R1, R2, ठीक है। लिखते हैं these are biasing resistance, these are biasing resistance, we क्या करेंगे, we choose its value according to we choose this value according to क्या, ठीक है, according to DC बाइसिंग। जब आप DC बाइसिंग पढ़ रहे थे उस समय मैंने R1 R2 का मान निकालने के लिए सिखाया था, याद कीजिए। क्वेश्चन भी दिए हैं कि R1 R2 का मान कैसे निकालते हैं। तो R1 R2 का मान आप कॉपी में निकाले हैं, उसी के लिए लिखे DC बाइसिंग चैप्टर में जाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग R1 R2 का मान निकाल के रख लेंगे, क्योंकि R1 R2 सिर्फ DC लोड लाइन के लिए यूज होता है और ठीक है सर, मतलब उसमें क्यू पॉइंट को स्टेबल किया जाता है। तो आपको कुल मिला के 5 कंपोनेंट थे, एक का नाम है R1, R2, C1, CE और C2। RC और RE तो पहले से रहता है इसमें। तो ये पूरा का पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब लास्ट इस टॉपिक का अंतिम, ठीक है, इसका टॉपिक क्या है कि सर कैसे सिग्नल काम करता है, कैसे सिग्नल गया और कैसे पूरा आउटपुट हमें प्राप्त होता है, इसको समझाइए। यानी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेशन, क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।